शिंदे का साथ बीजेपी के लिए जबरदस्त घाटे का सौदा है। जो स्थिति 6 महीने पहले हमको देखने मिल रही थी, जो जनवरी में थी, वही स्थिति हमको जून में भी देखने मिल रही है। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब दरअसल में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये केमिस्ट्री कुछ बराबर से अभी तक बन नहीं पाई है। मतलब जो बीजेपी को उम्मीद थी कि शिवसेना का जो वोटर था वो टूट के एकनाथ शिंदे के पास आ जाएगा, तो वो बात बनी नहीं। उद्धव ठाकरे के वोट मुंबई के बाहर कांग्रेस और एनसीपी के कैंडिडेट्स को वोट देंगे, इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। बीजेपी को कोई बहुत फायदा नहीं हुआ ये सरकार बना के महाराष्ट्र में। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है। 3 बड़े एनडीए एलाइज छोड़ के चले गए बीजेपी को, तो ऐसे में क्या बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी संकट में पड़ेगी? कि भाई जो रीजनल सेंटिमेंट है वो ऐसा नहीं कि हम मतलब एक बुलडोजर की तरह चले जा रहे हैं और सबको हम कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एक एरिथमेटिक और केमिस्ट्री है जिसे शरद पवार जी बात करते हैं, वो पता नहीं किस दर्जे की है कि वो उसे नोबेल साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते। महाराष्ट्र है, बंगाल है, बिहार है, यहाँ पर अगर कोई नुकसान होता है बीजेपी को तो इसकी वो भरपाई नहीं कर सकती। अविचल जब कह रहे थे कि चौंकाने वाला है, तो मुझे लगा कि चौंकाने वाला बाकी सबके लिए जरूर होगा, लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप के लिए तो चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार 1 साल से ये बात कह रहे हैं। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक की इस साप्ताहिक सभा में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम हर सप्ताह में एक चंक आपके लिए लेकर आते हैं जिस पर खास तौर पर विशेष तैयारी के साथ इत्मीनान के साथ बातचीत करते हैं, तो इस सप्ताह हम बातचीत कर रहे हैं दरअसल जो सकाल का एक सर्वे आया है। सकाल एक बड़ा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र का, और वो सर्वे चौंकाने वाला है या कहें कि अचंभित करने वाला है, खासकर वहाँ के वोटर्स को, इसके साथ साथ वहाँ की पार्टीज़ को और ख़ास तौर पर बीजेपी को, क्योंकि जिस तरीके से इस सर्वे में एमवीए को खास बढ़त दिखाई जा रही है और वहीं एनडीए को, एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस शिंदे वाली शिवसेना, उसको खास नुकसान। बीजेपी तो नंबर 1 पार्टी दिख रही है, उसका तो वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह की कोशिशों में बीजेपी की एक चाहत रही कि वो फुल फ्लेज अगर नंबर्स आ सकें तो उस तरफ चले जाएं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। आज इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यशवंत देशमुख जी हैं, वो सी वोटर के प्रमुख हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मिलिंद खांडेकर साहब हैं और वो मैनेजिंग एडिटर हैं तक चैनल्स के। तो सर शुरुआत करते हैं, और ये नंबर्स जो हैं वो जैसा कि ग्राफिक के ज़रिए आपको नज़र आ रहे हैं हमारे साथियों को, तो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि एमवीए जो है बढ़त के साथ आगे बढ़ जाएगी और जो शिंदे के साथ जो अभी सरकार चल रही है उसको खासा नुकसान हो जाएगा। और ये नुकसान इतना बड़ा होगा, यानी कि 8% का नुकसान होगा, जो पाट पाना मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए, ये अभी भी चुनाव से 1 साल पहले के सर्वे में हमेशा ये डिस्क्लेमर लगाता हूँ जी, लेकिन ये जो सर्वे जो सकाळ अखबार ने किया है जिसपे एमवीए मतलब कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इनको 47% वोट दिया है, और बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना उनको मिला के करीब 40 या 39% वोट दिया है। तो ये 8% का फासला, ये फासला लगभग वैसा ही है जो हमारे मित्र यशवंत देशमुख ने मूड ऑफ द नेशन किया था इस साल जनवरी में। तो जनवरी में भी यही था कि जो एमवीए या महाविकास अघाड़ी है जी, जो ऑपोजिशन है बीजेपी का, उसको एक बड़ी बढ़त मिलती हुई, उस समय मेरे ख्याल से यशवंत ठीक से बता देंगे, लेकिन 8-10% का उस समय भी लीड था। तो महाराष्ट्र में जून में पिछले साल उठापटक शुरू हुई थी राजनीति की, जब शिवसेना में टूट हुई, जुलाई में नई सरकार बन गई और जो एमवीए की सरकार थी वो जाती रही। तो उसको जब 1 साल हो रहा है, तो जो स्थिति 6 महीने पहले हमको देखने मिल रही थी, जो जनवरी में थी, वही स्थिति हमको जून में भी देखने मिल रही है। और यशवंत ही इस पर बता पाएंगे कि ये मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो यशवंत, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कोई बहुत फायदा नहीं हुआ ये सरकार बना के महाराष्ट्र में, या अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है? मिलिंद, बिल्कुल आपने जो ठीक बोला कि दरअसल पिछले साल अगस्त के सर्वे में ही हम लोग ने जो मैप करके ट्रेंड निकाला था कि एरिथमेटिक एक बहुत सॉलिड एमवीए के पक्ष में है, और वो एरिथमेटिक अभी तक चलता हुआ दिख रहा है। जनवरी में भी हमारे लगभग 10% के आसपास की लीड दिखी थी, और अभी ये 8% की लीड सकाल के सर्वे में भी आई है। तो ये एरिथमेटिक की लीड है डेफिनेटली, और वो अभी कंटिन्यू रहेगी। इसलिए बल्कि अविचल जब कह रहे थे कि चौंकाने वाला है, तो मुझे लगा कि चौंकाने वाला बाकी सबके लिए जरूर होगा, लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप के लिए तो चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार 1 साल से ये बात कह रहे हैं। अंतर केवल ये है कि हम बार बार साथ में डिस्क्लेमर, जैसा कि अभी मिलिंद ने लगाया, हम ये भी बात बोल रहे हैं कि 1 साल पहले का है। दूसरा, ये एरिथमेटिक है। एरिथमेटिक और केमिस्ट्री ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं।
और उसको हमें ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि अभी ये हम वोट जोड़ रहे हैं तीन अलग अलग पार्टियों का एक एक तरीके से इनऑर्गेनिक वोट को हम ऑर्गेनिक वोट की तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब दरअसल में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी तो तीनों, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस या एनसीपी, इन तीनों का मतदाता अपने अपने तरीके से इस लिहाज से बोल रहा है कि वो मान के चल रहा है कि उसके क्षेत्र में उसकी पार्टी के कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, इस नाते से वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन जब एक्चुअल में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें अभी तक एनसीपी और कांग्रेस ये दोनों ही अपने अपने इलाकों में 48 सीटों पे चुनाव लड़ते रहे, और अब उनमें से उनको सीटें निकाल के उद्धव ठाकरे ग्रुप के लिए छोड़नी पड़ेंगी। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे एक डिस्क्लेमर लगेगा, क्योंकि उन जगहों पे उन पार्टियों के मतदाता जहां पे वो उनका कैंडिडेट नहीं है, वो किस तरीके से वोट करेंगे। ये एनसीपी और कांग्रेस की समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन शिवसेना के वोटर्स की समस्या इसलिए आएगी क्योंकि जहां जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट हैं, वहां पर तो उद्धव ठाकरे के मतदाता, उनके सपोर्टर्स उनको वोट देंगे। लेकिन जहां पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप के कैंडिडेट नहीं होंगे, कांग्रेस या एनसीपी के कैंडिडेट होंगे, क्या वहां पर उद्धव ठाकरे ग्रुप के ही सही लेकिन पुराने शिवसेना वोटर्स ये उनको वोट देंगे, कांग्रेस को और एनसीपी को? इस पर प्रश्न चिन्ह मेरा जरूर लगता है, लेकिन वो आगे के लिए है। अभी जहां तक सवाल है, जैसा कि सर्वे हमारे एमओटीएन बता रहे थे और अभी के सर्वे में भी वो बात कंटिन्यूटी में आ रही है कि अरिथमेटिक में एमबीए दो अलग अलग चीजें, एक तो गणित है और एक दूसरा केमिस्ट्री है। तो गणित तो नेचुरली पक्ष में है एमवीए के या विपक्ष के, लेकिन केमिस्ट्री भी मुझे लगता है, जो मेरा अपना आकलन है महाराष्ट्र को देखने के बाद में, कि ये केमिस्ट्री कुछ बराबर से अभी तक बन नहीं पाई है। मतलब जो बीजेपी को उम्मीद थी कि शिवसेना का जो वोटर था वो टूट के एकनाथ शिंदे के पास आ जाएगा, तो वो बात बनी नहीं। और ये मतलब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बना के एकनाथ शिंदे को ये बनाया गया ताकि ये ना लगे कि बीजेपी लालची सत्ता की है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए। लेकिन ये सारे जो पॉलिटिकली, मतलब जिसको आप कह सकते हैं, अभी गणित को एक बार छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इसका आप केमिस्ट्री भी देखिए तो वो केमिस्ट्री भी कोई बहुत परफॉर्म नहीं कर पाई, हम लोग काम नहीं, अब तक नहीं काम कर पाई है। हाँ। और विधानसभा में तो काम नहीं कर रही, लोकसभा का मैं अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि लोकसभा में मोदी जी की केमिस्ट्री कैसे होगी वो एक अलग कहानी है, वो हम अभी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब जैसे एक आपने शिंदे ग्रुप के कोर ग्रुप की अगर आप बात करें, तो शिंदे ग्रुप का जो सपोर्ट बेस है वो दरअसल मुंबई के बाहर का है, मुंबई का नहीं। उनके सारे एमएलए वगैरह जितने भी हैं वो ठाणे, रत्नागिरी और बाकी बचे हुए महाराष्ट्र का सपोर्ट बेस है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे का कोर बेस जो है वो मुंबई का है। अब जो सीटों का बंटवारा कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना के बीच में होता आया है, उसमें ज्यादा सीटें शिवसेना के हिस्से में दरअसल उनके मुंबई वाले इलाके की ज्यादा आई है, जहां पे वो ज्यादा चुनाव लड़ते थे और ज्यादा चुनाव जीतते थे। अब ये एक एक्चुअली में महाराष्ट्र को न केवल आपको एमवीए एनडीए के नए गणित में देखना है, न केवल उद्धव ठाकरे और शिंदे के ग्रुप में देखना है, बल्कि उसे मुंबई और नॉन मुंबई के रूप में भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मुंबई के बाहर शिंदे कितने वोट लेके आ रहे हैं वो उनकी क्लैरिटी है। मुंबई के अंदर अगर कहीं गलती से शिंदे साहब को टिकट दिया गया उद्धव ठाकरे के गुट के सामने, तो वो तो मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे को पूरी उसकी सिंपैथी की वो मिलेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने अगर बीजेपी का कैंडिडेट होगा तो वो किस तरह से रिएक्ट होगा एंटी कांग्रेसिज्म के नाम पे, पहली बात उसकी क्लैरिटी नहीं। दूसरी क्लैरिटी ये नहीं है कि मुंबई रीजन के बाहर जहां जहां पे एनसीपी और कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे कैंपेन करके भी क्या अपने परंपरागत एंटी कांग्रेस वोट को वो एमवीए को पढ़वा पाएंगे, इसकी क्लैरिटी नहीं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस सर्वे में ये सवाल किस तरीके से पूछा गया है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे सर्वे में हमको क्लियरली पता है कि हमारे सर्वे में हम पार्टीगत रूप से हम पूछते हैं, और वहां पे किस पार्टी का टिकट बटा था उसके हिसाब से भी पूछते हैं कि यहाँ पर अगर आप अमुक पार्टी का कैंडिडेट होगा तो आप किसको वोट देंगे, ये भी हम डिटेल पूछते हैं। इसीलिए हमको ये क्लैरिटी आ पाती है कि जहां पर बॉम्बे रीजन के अंदर तो उद्धव ठाकरे शायद ज्यादा अगर अपने सीटों पे लड़ेंगे, तो कांग्रेस और एनसीपी के वोटर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में वोट देंगे, ये क्लैरिटी है। लेकिन
उद्धव ठाकरे के वोट मुंबई के बाहर कांग्रेस और एनसीपी के कैंडिडेट्स को वोट देंगे, इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। यही मैं बार बार केमिस्ट्री की जो बात कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि टिकट बढ़ते समय किसके हिस्से में कौन सी सीट आती है, कौन कहां पे चुनाव लड़ता है, ये भी एक एक बड़ा मुद्दा है। ये जो सर्वे के जो आंकड़े हैं इसको दो तरह से अलग अलग देखना चाहिए। हम चूंकि मुख्य तौर पे लोकसभा के लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लोकसभा में अभी भी केमिस्ट्री का जादू मोदी जी का चल सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा इन सब पर हावी हो जाता है। लेकिन हमने पिछली बार भी देखा था कि 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। जब और जो सरकार भी बनी ये इसलिए बनी क्योंकि बीजेपी के पास पर्याप्त नंबर नहीं थे और शिवसेना ने उसका फायदा उठा के कांग्रेस और एनसीपी के साथ ये ले लिया। तो हरियाणा में भी हमने ये देखा था कि जब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी ने जैसे तैसे ही सरकार बनाई थी जेजेपी के साथ। तो कहने का आशय ये है कि इसलिए ये जो अगर आंकड़ा है तो ये आंकड़ा जो अर्थमेटिक जो है ये लोकसभा में कैसे काम करेगा ये मेरी नज़र में अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये अर्थमेटिक विधानसभा में जरूर काम कर सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री भी कुछ हद तक एमवीए के पक्ष में है, खास करके ये जो प्रयोग हुआ है ये सफल नहीं होने की वजह से। आपका कहना बिल्कुल सही है। लोकसभा और विधानसभा, पहली बात तो ये दोनों अलग अलग है। अब सकाल का सर्वे और जो हमारा एमओटीएन था उसमें एक बात कन्फ्लुएंस कर रही है, वो है एमवीए के टोटल अरिथमेटिक लीड। एक और जो महत्वपूर्ण बात यशवंत, परसों हुई जो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके साथ एक बैठक की जब ये संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसके बाद में उन्होंने सबको एक संदेश ये दिया कि जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं बीजेपी उसके खिलाफ है, ऐसा संदेश ना जाए। तो ये महाराष्ट्र के लिए खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना को ट्रीटमेंट दिया गया उससे, या मतलब बाकी भी मतलब सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र उसमें से एक प्रमुख उदाहरण है कि भाई जो रीजनल सेंटिमेंट है वो ऐसा नहीं कि हम मतलब एक बुलडोजर की तरह चले जा रहे हैं और सबको हम कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो 2014 हो या 2019 हो, बीजेपी ने ये भी बात की कि एनडीए को 25 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुझे लगता है कि ये समझ रही है इस बात को कि बिना रीजनल एस्पिरेशन, मतलब शिवसेना क्या था, शिवसेना है या अकाली दल क्या है, ये वहाँ की जो रीजनल एस्पिरेशन है उसका उसकी भावनाओं का वो एक तरह से अभिव्यक्ति करते हैं वो। तो इसी के बाद यशवंत, ये आपने देखा होगा कि कल राज ठाकरे से मिलने गए देवेंद्र फडणवीस, क्या हुआ ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फीडबैक है कि ये जो रीजनल फोर्सेस हैं ये बीजेपी को नेशनली भी परेशान कर सकती है। तो ये जो प्रधानमंत्री का बयान उनको जो एट्रीब्यूट किया था, मुझे लगता है कि यशवंत ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि बार बार एनसीपी पे भी डोरे डाले जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि किसी ना किसी तरह से या तो एनसीपी आ जाए या एनसीपी को तोड़ दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो रीजनल वाला खेल है या जो एलाइज को खुश करने का, क्योंकि पिछली बार भी अगर आप याद करिए कि लगभग शिवसेना और बीजेपी का अलायंस टूट गया था। गृह मंत्री अमित शाह जो है वहां पर तब मातोश्री में गए थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, जिस मुलाकात को अभी भी उद्धव ठाकरे कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का वादा किया था, तब जाके वो अलायंस हुआ था। ये अलायंस 2014 से 2019 तक चल रहा था, लेकिन लगभग टूटने के कगार पे था, तब जाके अमित शाह ने जाकर उनको वापस अपने लोकसभा के अलायंस में लाया और उसका आपने नतीजा देखा कि 42 सीटें उनको मिल गया 48 में से। तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र अभी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है, और ये 48 में से अगर उनके पास 42-44 सीटें आ रही है ये पिछले 10 सालों से, तो इस बार अगर ये आंकड़ा 10-20 भी घट गया, मान लीजिए जो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो ये नेशनली यशवंत मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। मतलब ये सिर्फ बात महाराष्ट्र की नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर 2 का स्टेट है, 80 सीटें यूपी से और 48 सीटें आती है दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र से। तो ये जो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र को इस नजरिए से भी हमको देखना चाहिए कि इसकी नेशनल महत्ता ये है। यशवंत नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है मिलिंद, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र दरअसल उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भेजने वाला राज्य है। बिहार हुआ करता था, लेकिन बिहार की, जैसा आप जानते हैं, झारखंड और बिहार दो अलग अलग बनने के बाद में 54 में से घट के केवल 40 सीटें रह गई बिहार में, लेकिन अभी 48 सीटों के साथ में महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद। तो इसलिए किसी को भी ये संदेह नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र की सीटें जीतना कितना आवश्यक है बीजेपी के लिए। दरअसल इन लोगों का 2014 के बाद से जो फोकस चेंज हुआ अपने आप मेजॉरिटी लाने के बाद में, वो ये हुआ कि अब ये बहुत सारे राज्यों में जहां पे वो जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट किए जाते थे, वहां पे उन्होंने उस चीज को चैलेंज किया कि हम जूनियर नहीं है, हम बड़े पार्टनर हैं।
शिवसेना के साथ में समस्या वही थी। और उस समस्या में कभी आप अगर वैसे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देखिए तो चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो बिहार का, चाहे शिवसेना हो महाराष्ट्र का, सच्चाई ये है कि ग्राउंड पे स्ट्रेंथ हमेशा से बीजेपी की ज्यादा रही, समता पार्टी के समय से भी। दरअसल जेडीयू को बीजेपी ने ढोया है, अगर आप केवल केवल इलेक्टोरल स्ट्रेंथ की बात करें जमीन पे, तो बीजेपी ने जो एकला चलो रे की नीति ली, उस नीति के कारण उनको फायदा भी हुआ है, उनको नुकसान भी हुआ। फायदा ये हुआ कि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपनी सरकारें अपने दम पे बनाई है और उनका विस्तार हुआ है। अभी नुकसान केवल इसलिए हमको लग रहा है क्योंकि एक एक कैलकुलेशन बार बार लोगों के दिमाग में आता है कि पिछले लोकसभा के बाद में अगर 3 बड़े एनडीए एलाइज छोड़ के चले गए बीजेपी को, तो ऐसे में क्या बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी संकट में पड़ेगी? यहीं पे सबका कैलकुलेशन जाता है। और ये बहुत ही वाजिब क्वेश्चन भी है मिलिंद, क्योंकि समझने लायक बात यह है कि अगर अकाली दल, शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड आप इक्वेशन से हटा रहे हैं, तो एक बड़ा आपका सीटों का आधार है जो एक चैलेंज होकर के आपको लगता है कि पता नहीं इसके बाद में बीजेपी की मेजॉरिटी आएगी कि नहीं है। लेकिन हर आपदा में एक अवसर होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद बीजेपी के रणनीतिकार, मैं इसको अगर डेविल्स एडवोकेट की तरह से घुमा के देखना चाहूं, तो शायद वो ये भी ढूंढ रहे हो कि क्या ये महाराष्ट्र में उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो भी वो 18-20 सीटें जीतते हैं उसकी 20 की जगह 30-35 तक उसे करने की कोशिश करें। क्योंकि एमवीए का समीकरण सारा जो है वो तभी तक है जब तक कि एनसीपी उसके अंदर है। आप स्वयं जानते हैं कि जिस तरीके की केमिस्ट्री अरिथमेटिक हम लोग बात करते हैं, सामान्य जर्नलिस्ट पत्रकार लोग बात करते हैं, और एक एक अरिथमेटिक और केमिस्ट्री है जिसे शरद पवार जी बात करते हैं, वो पता नहीं किस दर्जे की है कि वो उसे नोबेल साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए मेरा मानना यह है, महाराष्ट्र के सारे तालों की केवल एक चाबी, और वो चाबी है शरद पवार। वो किस तरीके से अपनी राजनीति खेलेंगे या खेलना चाहते हैं, इसी के ऊपर महाराष्ट्र में सब कुछ तय करेगा कि आखिर वो किसकी मदद करना चाहते हैं। वो बार बार एक वो पिक्चर आपको याद होगी जिसमें वो जॉनी लीवर से वो बार बार कादर खान पूछते थे कि तुम मेरी तरफ हो कि उनकी तरफ हो। कादर खान राजा, मैं तो हमेशा आपकी तरफ हूँ। तो वो जो आपकी तरफ की जो उंगली है वो एनसीपी की बहुत विचित्र है। इसलिए उसके ऊपर उस उंगली पे निगाह रखिए कि वो घूम किस तरफ रही है और शब्द उनके किस तरफ जा रहे हैं। ये मैं बार बार अपने दर्शकों को आपके थ्रू बोलने की कोशिश करता हूँ। अरिथमेटिक बहुत तगड़ी है, नो डाउट अबाउट दैट। केमिस्ट्री के समस्या रहेगी, लेकिन इन सब के ऊपर जो 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 हमारे नोबेल साइंटिस्ट शरद पवार जी हैं, वो उनके बगैर ना अरिथमेटिक चलेगी ना केमिस्ट्री। सर, आपका जो है महाराष्ट्र से लगाव है, आपके करियर की शुरुआत में महाराष्ट्र में आपने खूब रिपोर्ट किया है और यशवंत सर भी जानते हैं। तो मैं कुल जमा बात यही पूछना चाहता हूँ कि शिंदे का साथ बीजेपी के लिए ज़बरदस्त घाटे का सौदा है। मैं दोनों का आपका रिमार्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं मूड ऑफ द नेशन में देखूँ, एक बार डेटा बता देता हूँ, तो एमवीए को जनवरी 2023 का ये जो डेटा आया था उसमें एमवीए को 34 सीटें मिल रही हैं। यानी कि जब 2019 में यूपीए ने सिर्फ 5 सीटें जीती थी, तो उसमें 29 सीटों का बढ़त दिखाई दे रही है जो मूड ऑफ द नेशन हुआ था। और एनडीए को 14 सीटें, जिसमें 29 सीटों का नुकसान हो रहा है 2019 के मुकाबले, 2024 के हिसाब से बता रहे हैं। तो इस हिसाब से तो अगर देखें कि शिंदे का साथ बीजेपी के लिए जबरदस्त घाटे का सौदा साबित हो रहा है। नहीं, देखिए, अगर ये दोनों सर्वे देखे, सकाळ का भी और जो यशवंत ने किया था जनवरी में, दोनों में बात साफ है कि एनडीए को नुकसान हुआ है। और ये नुकसान एनडीए को या मोदी जी को नुकसान पहुंचाने वाला इसलिए ज्यादा है अविचल, क्योंकि अगर साउथ इंडिया में आप केरल में कांग्रेस को कितने भी सीटें मिल जाए, वो एनडीए की सीटें कम नहीं करता है, या मतलब क्योंकि एनडीए की वहां सीट ही नहीं है। या मान लीजिए तमिलनाडु, मतलब जो भी दक्षिण के राज्य है, तो वहां पर कांग्रेस अगर गेन भी कर रही है तो उससे एनडीए को नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब ठीक है, कांग्रेस की 40 की जगह 60 सीटें हो गई या 60 की जगह 80 हो गई। समस्या महाराष्ट्र में ये है कि जब ऑपोजिशन को गेन होगा, अगर जैसे मतलब आपने बता दिया 29 सीटों का नुकसान है, तो ये नुकसान सीधे विपक्ष के खेमे में जा रहा है। मतलब शरद पवार की उंगली यशवंत अभी तो इधर ही है, मतलब विपक्ष की तरफ ही है या कांग्रेस के साथ में ही है। तो ये वाला जो गणित है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से भी समझना है कि देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो महाराष्ट्र है, बंगाल है, बिहार है, यहाँ पर अगर कोई नुकसान होता है बीजेपी को, तो इसकी वो भरपाई नहीं कर सकती है।
मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे जहाँ है नहीं वहाँ तो नुकसान हो, मतलब वहाँ जैसे साउथ की मैंने बात कही, मान लीजिए कर्नाटक में ठीक है उनको पिछली बार सीटें मिली थी, लेकिन बाकी जो तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु है, वहाँ सीटें इतनी कम है कि वहाँ विपक्ष मतलब कांग्रेस को भी मिल जाए तो इनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में सेहत पर फर्क पड़ेगा। ये बात के लिए पहली बात ये हुई। और दूसरी और आखिरी बात, समय की कमी के चलते मैं कह दूं कि जो आपने कहा कि कहीं नुकसान हो रहा है क्या, तो ये तो जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो नुकसान है। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया सरकार को लेकर, जिसमें कहा कि भाई अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम जो है उनको बहाल कर सकते थे, तो वो एक तरह से तकनीकी कारणों से या कानूनी कारणों से, मतलब राजनीति में कोई नैतिक और अनैतिक कुछ नहीं होता है, लेकिन एक तरह से ये एक नैतिक हार तो शिंदे सरकार की जरूर हुई कि अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता और सदन में उन्होंने सामना करके हार जाते वो, तो हो सकता है कि कोर्ट उनको बहाल कर देता। तो एक तरह से नैतिक रूप से भी ये उनके लिए बड़ा झटका है। तो कुल मिला के जमा जो आप बात कह रहे हैं, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं सर्वे के उसके हिसाब से तो ये नुकसान में लग रहे हैं। बाकी यशवंत बताएंगे आप। जी नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और मुझे तो बल्कि एक्चुअली में शरद पवार जी की बात हो रही थी, मुझे स्मरण है कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के तुरंत बाद उनका बयान आया था कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुझे उस दिन पहली चीज वो याद आई कि देखिए शरद पवार नॉन स्टॉप कह रहे थे कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो आप मैं बात इसलिए याद दिला रहा हूं दर्शकों को और आपको कि शरद पवार जिस लेवल पे सोचते हैं या राजनीति के जिस तरीके का दिमाग रखते हैं वो दरअसल बहुत गंभीर है और समझने और सीखने लायक है। दूसरी चीज, एक एक इसमें जो एक फैक्टर जो आने वाले महीनों में शायद मैं कहूंगा, क्योंकि आपने अभी बताया कि कल देवेंद्र फडणवीस मिलने गए राज ठाकरे से, उससे एकदम से मुझे ये बात याद आई कि मुंबई म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन, और वो इलेक्शन अगर अगले 2-3 महीने में 4 महीने में होता है, उस इलेक्शन के जो नतीजे होंगे उसका भी एक इम्पैक्ट महाराष्ट्र के ऊपर पड़ेगा। अगर तो उद्धव ठाकरे मुंबई में अपना जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग करवट लेगी। उसका अर्थ यह होगा कि जितने भी शिवसेना के वोटर आउटसाइड मुंबई भी है वो वापस उद्धव ठाकरे की ओर ग्रेविटेट करेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर देवेंद्र फडणवीस मुंबई पलटने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि आपको याद होगा 5 साल पहले उन्होंने लगभग पलट दी थी, केवल 4 सीटों का अंतर था। मुंबई के चुनाव में हम दर्शकों को याद दिला दें, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी और मुंबई दरअसल केवल बीजेपी वर्सेस शिवसेना का ही कंटेस्ट रह गया था। और शिवसेना, अगर मैं गलत नहीं हूं आंकड़ों में, तो शायद 84 सीटें शिवसेना को थी और 80 बीजेपी थी। 4 सीटों का अंतर रह गया था और देवेंद्र फडणवीस उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लगभग पलट दिया था माहौल। तो ये मुंबई का इलेक्शन ये बहुत क्रिटिकल होगा नैरेटिव सेट करने के लिए या जो लोगों के बीच में मैसेजिंग के लिए। अगर तो मुंबई का इलेक्शन ये लोग कराते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि वो बात करने गए हो राज ठाकरे से, हो सकता है मुंबई इलेक्शन राज ठाकरे एनडीए के साथ में चुनाव लड़े, हो सकता है अलग पूरे में लड़े शिवसेना के वोट काटने के लिए, सारी सीटों पे वो लड़ जाए। ये तमाम इक्वेशन है। तो एक फैक्टर और है अभी से लेकर और लोकसभा चुनाव के बीच में मुंबई का जो जंग होगी, मुंबई का जो महासमर होगा, वो बहुत क्रिटिकल होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सभा में जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज की सभा में हमने एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर जानी है और वो सर्वे के अनुसार जानी है कि दरअसल ये जो शिंदे सरकार है, यानी कि बीजेपी प्लस शिंदे, ये जो टूट के साथ बनी हुई मजबूत सरकार का संदेश देने वाली बात है, उसमें सर्वे तो ये बता रहे हैं, चाहे वो जनवरी का हो चाहे वो मई का हो, कि ये साहब नुकसान दे रहा है, एमवीए बढ़त बना सकती है और 2024 में बीजेपी को यहाँ नुकसान हो सकता है। अगली सभा में आपसे फिर से बात होगी और फिर इत्मीनान से फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर जुड़ेंगे, ऐसा पूरा विश्वास।